नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमिक्स, जिसका की नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसको पॉपुलरली फॉरेक्स रिजर्व्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के बारे में बातचीत हम करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं और ऑल्सो ये ऊपर और नीचे क्यों जाते रहते हैं। आपने महीना डेढ़ महीना पहले न्यूज़ सुनी होगी कि इन्होंने अपना लाइफ टाइम हाई स्थापित किया था और अब सडनली फॉरेक्स रिजर्व्स फिर से गिरना शुरू हो चुके हैं। तो समझेंगे क्या होते हैं और इनकी जो मूवमेंट है वो किन किन चीज़ों से ट्रिगर होती है, उसको भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके चलते आपको मेरी सभी स्पेशल क्लासेस, सभी प्लस कोर्सेज के बारे में अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। राइट, तो देखिए सबसे पहले इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। ये एक तरीके का एसेट है जो कि किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो उसको होल्ड करके रखती है। सो दे आर दी एसेट्स विच आर हेल्ड बाय अ नेशंस सेंट्रल बैंक। और इसको होल्ड करने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीके दिए गए हैं। इट इज जनरली हेल्ड इन रिजर्व करेंसीज और जनरली इसको यूएस डॉलर के अंदर ही होल्ड किया जाता है। लेकिन कुछ कुछ दुनिया में ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को मेजरली यूएस डॉलर में और पार्शली यूरोपियन यूरो में या फिर जापानीज येन में और जो ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग है उसमें भी स्टोर कर लेती हैं। लेकिन अगर आप देखें अधिकांश जो देश हैं दुनिया भर में वो यूएस डॉलर में ही इसको स्टोर करते हैं। नाउ इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर हम बात कर रहे हैं भारत के केस में, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कुल मिला के 4 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है फॉरेन करेंसी एसेट्स का, और ये इन सभी कंपोनेंट्स में से सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। ऐसा मान लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 90% से भी ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स का ही होता है। यानी कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर देश के पास अगर 100 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं तो उसमें 90 बिलियन डॉलर का तो आसपास फॉरेन करेंसी एसेट्स ही होगा। इसके बाद कई सारी वैल्यू जो है गोल्ड में रखी जाती है, कुछ वैल्यू स्पेशल ड्राइंग राइट्स में रखी जाती है जो कि एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1969 में। राइट, अब ये क्या चीज़ है इसके हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बारे में मैंने एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसडीआर की जो वैल्यू है ये असल में कैलकुलेट करी जाती है फ्रॉम अ वेटेड बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज, जिसमें कि ये 5 करेंसीज आती हैं। यूएस डॉलर, यूरो आती है, जापानीज येन आती है, चाइनीज युआन आती है और ब्रिटिश पाउंड आती है। इसको लेके हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम एक्सप्लेन कर देंगे एसटीआर क्या होता है। चौथी चीज जो है वो है रिजर्व पोजीशन, जो कि अगेन आईएमएफ के पास ही रखी जाती है। तो जो आखिरी के 2 कंपोनेंट्स हैं इनकी वेटेज वैसे बहुत कम होती है। अक्सर जो है 90% से ज़्यादा वेटेज फॉरेन करेंसी एसेट्स की होती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6% की जो वेटेज है वो आपकी गोल्ड की होती है और बची हुई थोड़ी थोड़ी वेटेज स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व पोजीशन की होती है। नाउ कंट्रीज क्यों रखती हैं फॉरेक्स रिजर्व्स, क्या रीजन है इसके पीछे फॉरेक्स रिजर्व्स को रखने का। देखिए बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर आपके पास एक फॉरेन करेंसी, खास करके आपके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे स्टेबल करेंसी डॉलर का इतना बड़ा रिजर्व अगर रखा हुआ है तो आप बेसिकली एक तरीके का कॉन्फिडेंस है जो कि मेंटेन कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, अपनी पॉलिसीज में फॉर मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। तो एक तरीके का अच्छा माहौल बना रहता है कि जी हाँ, हमारी कंट्री के पास इतना पैसा है, इतना डॉलर है, तो कल को मान लीजिए कोई एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी आ जाती है, कोई ऐसा शॉक लगता है जिसमें कि हमें सडनली डॉलर्स की जरूरत पड़ जाती है, तो वो वाली चीजें हमारे पास उस टाइम पर बनी रहती हैं। तो ये काफी सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, लेकिन एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि किसी प्रकार का अगर कोई पेमेंट क्राइसिस होता है, किसी प्रकार का कोई इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, उस चीज को एक तरीके से कुशन करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स को रखा जाता है। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज, इनको रखा कहां जाता है। मैंने आपको बताया इतनी सारी चीजें हैं इसमें कि फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, गोल्ड भी हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, रिजर्व पोजीशन है। इनको रखा कहां जाता है, स्पेशली आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि गोल्ड को, हम इतने सारे गोल्ड को स्टोर कहां करते हैं। देखिए असल में इस पूरे के पूरे का जो लीगल फ्रेमवर्क है ये दिया गया था आरबीआई का जो एक्ट था 1934 में जो निकाला गया था। इसमें अगर आप देखें जो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज है ना वो असल में ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से स्टोर किया जाता है। और ये ट्रेजरी बिल्स मैक्सिमम जो इंडिया ने बाय करके रखे हुए हैं ये यूएस के ट्रेजरी बिल्स हैं। अगेन एक नया टर्म है, बट एज आई टोल्ड यू कि सारी टर्म्स को हम एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि ये उनकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरह होते हैं जिसमें कि इंडिया ने पैसा निवेश करके रखा हुआ है।
सिमिलरली 28% ऑफ द एफसीए इसको हमने डिपॉजिट करके रखा हुआ है फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स में, यानी कि अलग अलग देशों के अलग अलग सेंट्रल बैंक्स में हमने इस पैसे को डिपॉजिट करके रख दिया है। 7.4% इज ऑल्सो डिपॉजिटेड इन कमर्शियल बैंक्स अब्रॉड, यानी कि जैसे भारत के अंदर कई सारे कमर्शियल बैंक्स हैं वैसे ही अलग अलग देशों में कमर्शियल बैंक्स हैं, तो वहां पर भी हमने हमारा कुछ जो एफसीए है उसको रखा हुआ है। इसके अलावा जो हमारा गोल्ड है इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि ऐसा मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली इंडिया ने अपने 50% गोल्ड को एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा हुआ है। ये BIS जो है ये स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, बेसल में, ठीक है। और बचा हुआ 50% जो गोल्ड है वो हमारा डोमेस्टिकली ही हमने स्टोर किया हुआ है। बाकी दोनों चीजें जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ये दोनों चीजें जो है ये IMF के पास ही होती हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व पोजीशन, तो ये दोनों चीजें IMF के पास ही रखी जाती हैं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि फॉरेन करेंसी एसेट्स को और गोल्ड को हमने कहां कहां पर रखा हुआ है। ये एक पुराना मैप है, आपके साथ मैं जस्ट शेयर कर रहा हूं। इस मैप को आपको बहुत सीरियसली नहीं लेना है बिकॉज ये असल में डेटा काफी पुराना है, बट ये केवल एक तरीके से दिखाता है कि यहां पर देखिए चाइना के पास कितना ज्यादा जो है आपके फॉरेक्स रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3100 बिलियन के आसपास। और 2020 जब समाप्त हुआ था तो चाइना के पास 3200 बिलियन डॉलर के आसपास के फॉरेक्स रिजर्व्स देखने को मिल रहे थे। इंडिया में यहाँ पे दिखाया गया है 397.2 बिलियन। सॉरी टू से यहाँ पर मैप जो है इंडिया का गलत दिखाया गया है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद और भी देख सकते हैं सऊदी अरेबिया के पास भी अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इवन जापान के पास बहुत अच्छा फॉरेक्स रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है। एक और इंपॉर्टेंट कंट्री है रशिया की, जिसके पास अप्रॉक्सीमेटली 356.5 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व देखने को मिल जाता है। नाउ अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें जो कि अभी फरवरी एंड या मार्च एंड में अपडेट किया गया है, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो चाइना के पास है, दूसरे नंबर पर जापान है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, चौथे पे इंडिया है और पांचवें पे रशिया है। इनफैक्ट इंडिया ने रशिया को अभी 1.5 हफ्ते पहले की बात है जब इसको डिस्प्लेस किया था। और इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप ये भी देखें, जो हमारा मार्च 1991 से लेकर के आज तक का लेवल है उसमें इंडिया ने बहुत ही अच्छी बढ़त देखने को मिली है। जस्ट एक फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए, 8400% का हमें बढ़त देखने को मिला है। मार्च 1991 में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 5.8 बिलियन डॉलर के आसपास थे और आज की डेट में जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 580 बिलियन डॉलर के आसपास है, राइट। नाउ अब हम समझने वाले हैं इनकी मूवमेंट कैसे होती है। देखिए आपके सामने मैं कुछ न्यूज कटिंग्स को पेश करने वाला हूं। सबसे पहले आप देखिए अक्टूबर 2020 की यह खबर है, फॉरेक्स रिजर्व्स ने एक रिकॉर्ड हाई को टच किया था, 555.12 बिलियन डॉलर्स को हमने टच किया था। उसके बाद ये बढ़ता रहा और फरवरी के पहले हफ्ते की बात है जब हमने हमारा लाइफ टाइम हाई टच किया 590.18 बिलियन डॉलर्स। इसके ऊपर फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के आज तक नहीं गए हैं। इसके बाद कुछ देर तक हमने इसको सस्टेन किया, बट देन इवेंचुअली हम यहाँ पे नीचे आने लग गए थे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये बढ़ क्यों रहे थे। देखिए इनके बढ़ने के पीछे कारण काफी सिंपल थे। इंडिया में जितना ज्यादा डॉलर अगर बाहर से आ रहा था तो इसका मतलब कि इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व्स की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे थे, हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे थे। हमने इसको लेके वीडियो बनाई थी कि हमारे स्टॉक मार्केट में किस तरीके से एफपीआई के इनफ्लोज बहुत ज्यादा बढ़े थे। साथ ही में केवल इतना ही नहीं, भारत में एफडीआई का जो इनफ्लो था वो भी काफी बढ़ गया था, जबकि कोविड-19 का साल था, फिर भी हमने कई सारे निवेशकों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया। तो ये एक बड़ा कारण रहा हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के बढ़ने के पीछे। दूसरा बड़ा कारण ये भी था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन काफी नीचे आ चुके थे, और क्योंकि इनके दाम नीचे आ गए थे तो साथ ही में जो भारत का ऑयल इंपोर्ट्स का बिल था वो भी काफी ज्यादा कम हो चुका था, जिसकी वजह से हम अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचा पा रहे थे, राइट। ये दो बड़े कारण थे जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे थे, और इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली हमारे रूपी के ऊपर भी हुआ। जब फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बढ़ रहे थे, बेसिकली जो राइजिंग रिजर्व थे हमारे रुपये की जो पोजीशन थी वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होती रही, बिकॉज इंडिया के पास आप ऐसा समझ लीजिए इतना सारा अगर फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम एक ज्यादा स्टेबल कंट्री हैं, तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। अगेन इसकी जो इंटर रिलेशन है मैं आपको कभी और समझाऊंगा कि किस तरीके से ये इंटर रिलेशन काम करती है। इतना आसान नहीं जितना कि मैंने आपको बोला, लेकिन हाँ अगर फॉरेक्स रिजर्व ऊपर जाते हैं आप इस चीज को समझ लीजिए कि इंडिया की रुपये की जो वैल्यू है इट इज बाउंड टू गो अप और इट इज बाउंड टू स्टेबलाइज, एटलीस्ट नीचे नहीं आएगी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सडनली अप्रैल 2 आपके सामने है ये वाली खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की, फॉरेक्स रिजर्व्स में आपको कटौती देखने को मिली। यहां पे सीधा आपके अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व सडनली कम हो गए, और जो आंकड़ा था वो आ चुका था 579.285 बिलियन डॉलर के आसपास। इसके बाद अगले हफ्ते अप्रैल 9, 2021 यानी कि परसों की ही बात है, फिर से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में कटौती देखने को मिली थी, एंड द फॉरेक्स रिजर्व्स ड्रॉप्ड बाय 2.415 बिलियन डॉलर्स, और अब हम आ चुके हैं 576 बिलियन डॉलर के आसपास। तो
तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ लेंगे 2.9 और 2.45, तो ऐसा मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली $5.5 बिलियन का जो आपको यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर। अब ये गिरा क्यों है? यहाँ पे आपके सामने हमने नंबर्स दिखा रखे हैं कि कौन से सेगमेंट में कितना कितना गिरावट आई है। फॉरेन करेंसी एसेट्स में इतनी गिरावट आई है, गोल्ड रिजर्व्स में इतनी गिरावट आई है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में इतनी गिरावट आई है, और आपका जो रिजर्व पोजीशन है उसमें इतनी गिरावट आई है। ये सारा का सारा डेटा एवरी वीकेंड पे आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है। नाउ नीचे क्यों आ रही हैं, ये इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसका नीचे आने का कारण साफ था। आपने देखा होगा मार्च का पूरा महीना कई सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, ये बढ़ने तो पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन अब ये प्री लॉकडाउन वाले प्राइसेस को भी क्रॉस करना शुरू कर चुके थे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो हमारा बिल था वो फिर से बढ़ना शुरू हो चुका था। इनफैक्ट इंडिया के कई बार कहने पर भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ना तो ओपेक ने और ना ही सऊदी अरेबिया ने कम करने की कोई भी पहल ली, जिसकी वजह से हमारा जो क्रूड ऑयल का खर्चा था वो सडनली काफी बढ़ रहा था। तो ये पहला कारण, जब पहले आपके क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे थे तब आपका फॉरेक्स बढ़ रहा था, अब क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो फॉरेक्स गिर रहा है। आई होप आपको ये वाली रिलेशनशिप समझ आ गई होगी। और इसी के चलते, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे थे, साथ ही में हमारा रुपी में भी जो डाउनफॉल थी वो भी आनी शुरू हो चुकी थी। जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, रुपी ने पहली बार इतना बड़ा फॉल दिखाया है इन अ सिंगल सेशन इन 20 मंथ्स। रुपी में एक दिन के अंदर अंदर 105 पैसे का फॉल आया है, जो कि अक्सर नहीं देखने को मिलता है। जनरली जो लोग रुपी ट्रेडिंग करते होंगे या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे कि डेली लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 पैसे या 20 पैसे या कभी कभार 25 से 30 पैसे का आपको फॉल देखने को मिलता है, लेकिन 105 पैसे का फॉल नहीं देखने को मिलता है। एंड रुपी ऑलमोस्ट केम क्लोज टू 74.5। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद हम 75 के लेवल को भी टच कर सकते हैं। तो ये इसकी वजह से ये वाला इंपैक्ट देखने को मिला। और जैसे ही रुपी आपका नीचे आने शुरू हो चुका था, और साथ में आपकी एक और प्रॉब्लम चल रही थी, भारत में जो कोविड केसेस थे वो काफी बढ़ने लग गए हैं। आपको मालूम होगा हमारे जो कोविड केसेस हैं वो 1.5 लाख के आंकड़े को टच कर चुके हैं। डेली मामले जो आ रहे हैं 1.5 लाख केसेस भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाहर के निवेशक थे उनका अब इंडिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट फिर से कम हो चुका है। तो जो एफपीआई और एफडीआई पहले आ रही थी वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बाहर जाने लग चुकी है। तो ये सारे कारण हैं। देखिए वही चीजें हैं, पैरामीटर्स वही हैं जो पहले जिसकी वजह से बढ़ रहे थे, उसी चीज की वजह से अब आपके फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे आना शुरू कर चुके हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व्स की मूवमेंट होती है। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को समाप्त करने से पहले बताना चाहूंगा, पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो मेरा कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अनि यूपीएससी। साथ ही में अनअकैडमी ने अपने बैच कोर्सेज को शुरू कर दिया है। इसमें भी हम आपके लिए एक मेगा ऑफर लेकर आए हैं, जिसमें अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो सीधा आपको 16 मंथ्स की जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाती है। ये वाले कोड आपको यूज करना है, अनि यूपीएससी, जिसके चलते प्लस कोर्स, आइकॉनिक कोर्स या फिर हमारे ऑप्शनल कोर्सेज पे आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आपको चाहिए कि एक पर्सनल कोच आपके साथ हो तो डू गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स। ये आपके साथ हमेशा आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और आपके डाउट्स भी सॉल्व करवाते रहेंगे। साथ ही में एक और बेहतरीन ऑफर है, 14 अप्रैल तक ही वैलिड है, जिसमें कि अनअकैडमी आपके लिए कुछ 20 बुक्स लेकर आया है। और ये अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये आपको फिजिकली शिप करवाई जाएंगी जून के पहले हफ्ते में। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।